हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम रॉल्ट लॉ एज वेल एज रॉल्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक वेपर प्रेशर वाला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ उसको जाके पहले देखिए, बिकॉज उसको समझने से पहले आपको ये बच्चों टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कंडीशन में आप वेपर प्रेशर को चेंज कर सकते हो, वेपर प्रेशर आपका अफेक्ट होता है। ये सब कुछ जानने के बाद ही आपको रॉल्ट लॉ अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है बच्चों ये रॉल्ट लॉ के ऊपर ही फोकस्ड होगा। तो सबसे पहले रॉल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये कौन कौन से कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल होता है, उसके बाद कितने तरह के सोल्यूशन होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक इज रॉल्ट लॉ। स्टेटमेंट क्या है बच्चों रॉल्ट लॉ का? For any solution, the partial pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction of component in solution। ये हमारा स्टेटमेंट दिया है रॉल्ट ने। इनका कहना क्या था बच्चों, किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर वोलेटाइल कंपोनेंट हमारे मौजूद है, वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जिनके वेपर बन सकते हैं, अगर ऐसे कंपोनेंट से मिलके अगर आपका सोल्यूशन बना है तो उस सोल्यूशन के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से कितना पार्शियल प्रेशर आपका, कितना पार्शियल वेपर प्रेशर आपका लगेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस सोल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए बच्चों कि यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर दिया है और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, दो यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिए। मैंने दो कंपोनेंट से मिलके यहाँ पे सोल्यूशन बनाया है ए एंड बी। ठीक है, इसमें से ए लेटर से हमारा सॉल्वेंट है और बी यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है। और हमने क्या मान लिया, दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या होगा, लेटर से ए का जो मोल है वो 10 मोल है और बी के मोल से 5 मोल है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 विच इज़ 15। और अगर बी के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल विच इज़ 15। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो बी के मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा है। तो जब बच्चों यहाँ पे लेटर से आपने इस सोल्यूशन को क्या किया, हीट करना शुरू किया। जैसे आप हीट करोगे ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे। दोनों ही यहाँ पे मैंने क्या लिया है, वोलेटाइल लिया है, तो दोनों ही वेपर बनाने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि जब यहाँ पे ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे। लेटर से ये कंटेनर हमारा ऊपर से क्लोज्ड है। तो जब क्लोज्ड कंटेनर होगा तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है कि पहले लिक्विड का पार्टिकल आपका वेपराइज करके वेपर में कन्वर्ट होता है,
उसके बाद कुछ वेपर के मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं बच्चों, कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है कुछ देर के बाद जहाँ पे जिस स्पीड के साथ आपका लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनाता है उसी स्पीड के साथ वेपर मॉलिक्यूल आपका लिक्विड बनाता है। मतलब एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप हो जाती है लिक्विड के पार्टिकल के बीच में एंड वेपर के पार्टिकल के बीच में, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। और उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितने भी वेपर के मॉलिक्यूल हैं वो कितना प्रेशर यहाँ पे सरफेस पे लगाते हैं वही हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। तो यहाँ देखो बच्चों, सिंस ए भी वोलेटाइल है बी भी वोलेटाइल है तो दोनों के ही वेपर बनेंगे। मतलब यहाँ पे वेपर फेज में ए के भी पार्टिकल होगा और बी के भी पार्टिकल होगा। बट किसका कितना पार्टिकल होगा वेपर फॉर्म में, जिसका ज़्यादा पार्टिकल होगा वेपर फेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएगा इस लिक्विड के सरफेस पे, इस सोल्यूशन के सरफेस पे। तो सबसे ज़्यादा वेपर उसी पार्टिकल के बनेंगे, उसी कंपोनेंट के बनेंगे जिसका मोल फ्रैक्शन इस सोल्यूशन के अंदर क्या है बच्चों, ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि ए का मोल फ्रैक्शन बी के मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब ए के जो पार्टिकल होंगे वो वेपर फेज में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू बी पार्टिकल। तो इसलिए अगर ए का वेपर ज़्यादा है यहाँ पे वेपर फेज में तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर आपके पास एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दोनों ही कंपोनेंट मैंने वोलेटाइल ले लिया है, ऐसे केस में वही हमारा कंपोनेंट की वजह से ज़्यादा वेपर प्रेशर आपका दिखेगा जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में ज़्यादा दिखेगा। मतलब हम मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर मैं ए की बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर exerted by A vapor molecule is directly proportional to the mole fraction of A particle in the solution phase। अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, तो और भी ज़्यादा वेपर बनते चले जाएंगे और जितने ज़्यादा वेपर बनते जाएंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर भी लगेगा ए की वजह से। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो ए के भी पार्टिकल है और बी के भी पार्टिकल है इस जगह पे, ठीक है, ये जो हमारे पास है वेपर फेज उसमें ए के भी पार्टिकल और बी के भी पार्टिकल हैं। ए का पार्टिकल भी क्या कर रहा है, इस सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है और बी के पार्टिकल भी इस सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो टोटल प्रेशर हमारा किसकी वजह से होगा बच्चों, जब टोटल प्रेशर की बात आती है तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू कि कितना प्रेशर ए का पार्टिकल लगा रहा है और कितना पार्टिकल बी का पार्टिकल लगा रहा है। ए का पार्टिकल कितना प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और बी के पार्टिकल जितना भी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, जिसमें ए का कोई भी पार्टिकल ना हो, सिर्फ बी के पार्टिकल की वजह से ही जो भी प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहते हैं। मतलब जब एक ही तरह के कंपोनेंट की वजह से जो भी प्रेशर आपका एग्जर्ट होता है सोल्यूशन के सरफेस पे उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। तो अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करूं, अगर मैं ए के लिए बात करूं तो ए के लिए हम क्या कहेंगे बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दी सोल्यूशन फेज। इसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होगा बच्चों, यहाँ पे लेटर से हमें कांस्टेंट ले रहे हैं के इंटू एक्स ए। इसी तरह से अगर मैं बी कंपोनेंट की बात करूँ तो बी कंपोनेंट के लिए भी यही होगा। अगर बी का पार्टिकल ज़्यादा होगा सोल्यूशन में तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, बी का पार्टिकल कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। मतलब बी के लिए भी मैं क्या कह सकती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दी सोल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन बी का कम रखोगे तो उसके वेपर भी क्या होंगे, कम बनेंगे, और अगर वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम लगाएगा। अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा रखोगे सोल्यूशन में तो उसके वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे बच्चों उसकी वजह से प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए पी बी भी हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है। नाउ यहाँ पे मैं फिर से इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को जब बच्चों हटाऊंगी तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ विच इज़ के इंटू एक्स बी। नाउ एक और चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, सिंस मैंने यहाँ पे दो ही कंपोनेंट ले रखा है
और दो ही कंपोनेंट अगर लिया है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन मैंने एक्स से मान लिया और बी का मोल फ्रैक्शन मैंने एक्स बी ले लिया, तो अगर बच्चों ये सोल्यूशन सिर्फ दो ही कंपोनेंट से मिलके बना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर, क्योंकि 1 से ज़्यादा एक्सीड आपका मोल फ्रैक्शन कर नहीं सकता है। अब गौर से देखिएगा बच्चों, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 कह रही हूँ, लेट अस अज्यूम दैट कि x से मैंने 1 कह दिया, तो अगर x से आपका 1 हो जाएगा इस इक्वेशन में तो ऑटोमेटिकली xb की वैल्यू कितना हो जाएगा? xb की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि सम इन दोनों का किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। 1 से ज़्यादा आपका मोल फ्रैक्शन का सम नहीं हो सकता है दो कंपोनेंट का। चलिए, तो जब बच्चों मैंने ये कंडीशन आपको दे दिया जहाँ पे x से आपका 1 है और xb आपका 0 है, तो इसका क्लियर मतलब ये बनता है कि आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है, आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल है? ए के पार्टिकल है, बी का कोई पार्टिकल ही नहीं है। क्योंकि अगर बी का पार्टिकल होता तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपका 0 नहीं होता। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका 0 है, इसका क्लियर मतलब क्या है बच्चों कि सोल्यूशन में बी का कोई भी पार्टिकल नहीं है। सारे पार्टिकल क्या है बच्चों? सिर्फ ए के हैं। मतलब इस तरह का एक कंडीशन आप इमेजिन कीजिए कि इस कंडीशन में आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह से दिखेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे बच्चों? ए के पार्टिकल होंगे। अब गौर से देखिए बेटा, अगर मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम आ गया जिसमें सिर्फ ए के ही पार्टिकल हैं, तो जब हम ऐसे टाइप के लिक्विड को हीट करेंगे और इसके अंदर जो भी वेपर प्रेशर डेवलप होगा वो वेपर प्रेशर आपका क्या होगा? प्योर वेपर प्रेशर होगा ए का, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा टाइप का पार्टिकल तो है नहीं सोल्यूशन के अंदर, इसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल है। तो ये एक ही तरह के जो पार्टिकल हैं उनसे जो भी वेपर प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा इस सोल्यूशन के सरफेस पे, मतलब जो भी आपके वेपर के पार्टिकल बनेंगे और जो भी आपका वेपर का पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। तो अगर सिर्फ प्योर ए के पार्टिकल की वजह से वेपर प्रेशर लग रहा है तो हम कहते हैं उसको पी नॉट ए, मतलब हम उसको पी नॉट से इंडिकेट करेंगे। पी नॉट हमारा क्या होता है बच्चों? पी नॉट इज नथिंग बट प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। और सिंस हम किसकी बात करें? ए के लिए बात करें, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? पी नॉट ए को प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। प्योर वेपर प्रेशर किसको कहा जाता है बच्चों? समझ लीजिए कि अगर आपके पास कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए का पार्टिकल है तो जो भी वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर डेवलप होगा वो आपका पी नॉट ए कहलाएगा। उसी तरह से अगर बच्चों में इस इक्वेशन की बात करूं, लेट अस से मैंने कहा एक्स बी मेरा 1 है, तो अगर एक्स बी 1 है तो ऑटोमेटिकली एक्स ए कितना हो गया? 0, क्योंकि सम यहाँ पे फिर से आपका 1 के बराबर आ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम क्या इमेजिन करेंगे कि मेरे पास कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे? बी के पार्टिकल। मतलब यहाँ पे आपका ए का पार्टिकल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी का पार्टिकल होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ पे बी का पार्टिकल ही है बस अगर इस कंटेनर के अंदर, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर आपका डेवलप होगा उस वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे? इट विल बी नोन एज पी नॉट बी। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर प्योर ए का पार्टिकल है तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर आपका डेवलप होता है उसको पी नॉट ए कहा जाता है। उसी तरह से अगर आपके पास प्योर बी के पार्टिकल है तो उसकी वजह से जो भी वेपर प्रेशर इस कंटेनर में डेवलप हुआ होगा उसको हम पी नॉट बी से इंडिकेट करेंगे। तो पी नॉट बी को हम क्या कहेंगे बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नोटेशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि पी नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों। चलिए, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, पी ए की वैल्यू भी पता चल गई, पी बी की वैल्यू भी पता चल गई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन है पी ए इक्वल टू के इंटू एक्स ए। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 1 कर देती हूँ तो जस्ट नाउ आई सेड जब एक्स ए की वैल्यू 1 होती है तो जो भी हमारा प्रेशर होता है सोल्यूशन के अंदर उस प्रेशर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? पी नॉट ए से। मतलब अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो प्रेशर को अब मैं किससे रिप्लेस करूँगी? पी नॉट ए से रिप्लेस करूँगी।
क्योंकि जब XA हमारा 1 हो जाएगा इसका मतलब कंटेनर में तो सिर्फ प्योर A के पार्टिकल है, तो प्योर A के पार्टिकल की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो तो P नॉट A हो जाएगा। तो P नॉट A विल बी इक्वल टू K इंटू 1 हो जाएगा, K इंटू XA की जगह पे 1। तो यहाँ से फाइनली हमें कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी मिल गई, P नॉट A। अगर ये कांस्टेंट K की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में जाके सब्सटीट्यूट कर दूं तो फाइनली मुझे यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, PA विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म होता है रॉल्ट लॉ का कि पार्शियल प्रेशर ऑफ a component A will be equal to product of pure vapor pressure of A into mole fraction of A into in its solution। मतलब A का जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा बच्चों, प्योर वेपर प्रेशर जो होता है उसका, और उसका मल्टीप्लाइड किसके साथ है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है सोल्यूशन में उसके साथ है। वही अगर मैं ट्रिक यहाँ पे लगाऊं बी कंपोनेंट के लिए, तो सिंस हमने अभी क्या निकाला था बच्चों, PB इक्वल टू K इंटू XB निकाला था, तो अगर मैं XB की वैल्यू 1 कहती हूँ तो XB की वैल्यू अगर 1 है इसका क्लियर मतलब है कि प्योर हमारे पास B का पार्टिकल है, तो उससे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, P नॉट B के बराबर, एज आई सेड इन दिस केस। तो जब XB की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो PB को मैं रिप्लेस कर दूंगी किसके साथ, P नॉट B के साथ, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू K इंटू 1। XB की जगह पे 1 डाल दिया, तो यहाँ से मुझे कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, P नॉट B मिल गई। तो अगर इस P नॉट B को हम इस इक्वेशन में जाके सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनली हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B कितना मिलेगा, K के जगह पे अब आप इसको P नॉट B से रिप्लेस कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय XB। तो ये हमारा फाइनली दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से कितना कितना पार्शियल प्रेशर डेवलप होगा सोल्यूशन के सरफेस पे, इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये बेसिकली PA क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, और ये PB क्या इंडिकेट कर रहा है। P नॉट A और P नॉट B का मतलब तो हम समझ चुके हैं। P नॉट A का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, मतलब जब सोल्यूशन में सिर्फ A का पार्टिकल होगा तो कितना वेपर प्रेशर लग रहा है, और P नॉट B हमारा क्या है, दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। XA क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सोल्यूशन। उसी तरह से XB हमारा क्या है बच्चों, XB है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द सोल्यूशन। अब यहाँ पे PA और PB का मतलब क्या है बच्चों, PA इज नथिंग बट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन के अंदर A की वजह से कितना आपका वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसी को हम PA से इंडिकेट करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये जो हमने सोल्यूशन बनाया था बच्चों A और B को मिला के, तो इस सोल्यूशन के बनने के बाद A की वजह से कितना प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हुआ उसको हम PA से इंडिकेट कर रहे हैं, और B की वजह से कितना प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हुआ था उसको हम PB से इंडिकेट कर रहे हैं। तो PB को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सोल्यूशन। तो ये बच्चों हमारा रॉल्ट लॉ है। रॉल्ट लॉ ने क्या कहा था, देखिए रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसी भी अगर हमें वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि PB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के साथ, और PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के साथ। अगर मोल फ्रैक्शन इन कंपोनेंट का बढ़ेगा सोल्यूशन में तो उनकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर आपके बिल्ड होंगे सोल्यूशन के सरफेस पे उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उनकी वजह से जो आपका प्रेशर बिल्ड होता है पार्शियल प्रेशर वो भी आपका क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये हमारा स्टेटमेंट किसने दिया था, रॉल्ट ने दिया था। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, रॉल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली
फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। जब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है बच्चों, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है उस सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली जब बहुत ही कम अमाउंट में होती है ना, ऐसे ही केस में हम रॉल्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है बच्चों जहाँ पे सॉल्यूट का क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली, मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपेरेबल अमाउंट में है या हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ऐसे केस में हम कभी भी रॉल्ट लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूट है जो डिसोशिएट करता हो या फिर एसोसिएट करता हो, या तो डिसोशिएशन हो या तो एसोसिएशन हो, ऐसे केस में भी हम रॉल्ट लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई सॉल्यूट है बच्चों जो या तो डिसोशिएट कर जाए सॉल्वेंट में जाने के बाद या तो एसोसिएट कर जाए सॉल्वेंट में जाने के बाद, ऐसे केस में हम रॉल्ट लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मान के चलिए आपने NaCl को यूज़ किया एज अ सॉल्यूट और आपने इसको पानी में डाल दिया, पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो NaCl वाटर में जाने के बाद क्या होगा, डिसोशिएट कर जाएगा और डिसोशिएट करके Na+Cl नेगेटिव बना देगा। तो हम ऐसे सॉल्यूट जो किसी भी सॉल्वेंट में जाने के बाद, जैसे यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूट है जो किसी सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट कर जाता हो, ऐसे केस में हम रॉल्ट लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं। उसी तरह से मान के चलिए आपने एसिटिक एसिड को एज अ सॉल्यूट लिया और आपने इसको क्या किया बच्चों, बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया। बेंजीन यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। तो एसिटिक एसिड बच्चों क्या है, बेंजीन के प्रेजेंस में डाइमराइज हो जाता है, डाइमर बना देता है। मतलब दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एसिटिक एसिड के कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद एक डाइमर के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो हमारा सॉल्यूट है इस गिवन सॉल्वेंट में जाके डाइमराइज हो गया, मतलब एसोसिएट हो गया, और यहाँ पे ये जो सॉल्यूट है ये इस सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट हो गया। तो ऐसे वाले सॉल्यूट के लिए हम कभी भी रॉल्ट लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रॉल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सोल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन बच्चों क्या होते हैं उनको मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में प्रॉपर ट्रिक्स के साथ भी आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। तब तक के लिए हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम यहाँ पे रॉल्ट लॉ के अंदर 2 केसेस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। ये तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ रॉल्ट लॉ के बारे में समझा, रॉल्ट लॉ क्या होता है उसके स्टेटमेंट को हमने अंडरस्टैंड किया। फिर हमने यहाँ पे रॉल्ट लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है, कौन कौन से कंडीशन में रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं किया जाता है उसकी बात हम लोगों ने की। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम 2 केसेस के साथ आएंगे। केस 1 जहाँ पे हम ऐसे सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा, और सेकेंड हम ऐसे केस की बात करेंगे जहाँ पे सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल नेचर का होगा। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करते रहिए, एज वेल एज आप उसको शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।